अब देखो कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, वो चीज है आपका सिलेबस। यूपीएससी की सबसे अच्छी खासियत है उसने अपना सिलेबस जो है कि बता दिया है, ठीक है। अगर आप उसका सिलेबस देखोगे तो उसने एक तो पूरा जो जीएस है आपका, चाहे वो प्री का हो मेंस का हो, इसको पूरा उसने जो है कि बता दिया है। प्री में क्या क्या पूछेगा, प्री में आपको मैंने बताया है कि 2 पेपर होता है, जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकेंड होता है। तो जो जीएस फर्स्ट है इसमें आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमी होगा, साइंस होगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी होगा आपका, इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स की चीजें होंगी एक्सेट्रा। उसने एकदम एक्सप्लेन करके आपको दे दिया है सिलेबस। सबसे अच्छी खासियत यूपीएससी की यही है कि वो इधर उधर से नहीं क्वेश्चन पूछेगा, जो आपके पास सिलेबस दिया है वहीं से पूछेगा। 100 क्वेश्चन यहाँ से होगा, अगला जो है कि 80 क्वेश्चन आपका सीसैट से होगा, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, इसमें मैथ होता है, रीजनिंग होता है, आपका कंप्रिहेंशन होता है, डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन होता है, इत्यादि ये सारे क्वेश्चन। जब आप इसको क्वालिफाई करोगे तो मेंस को एकदम उसने डिफाइन कर दिया। सारा सिलेबस मैंने आप लोगों को दे दिया है, सिलेबस आप देखेंगे चीजों को, और सिलेबस मैं दे दूंगा जो भी बचा हुआ है आपका। तो जब आप उन चीजों को देखोगे, ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि यूपीएससी जैसी पारदर्शी कोई भी संस्था नहीं है, ऐसी कोई भी संस्था अभी तक नहीं है जितनो जो इतना जो है पारदर्शी तरीके से एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। समझ रहे हैं ना? अब ये जो यूपीएससी है, यूपीएससी की तैयारी हमें जो करनी है कहां से करनी है, तो आपको एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं सभी लोगों को कि एक चीज ध्यान रखिएगा, यूपीएससी की तैयारी एकदम बेसिक किताबों से की जाती है, क्योंकि जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आप मोटी मोटी किताबें पढ़कर जो है कि यूपीएससी नहीं निकाल सकते। यूपीएससी को निकालना है तो बेसिक किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। अब बेसिक किताबों में क्या आता है, आप देखोगे अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है तो पहली क्लास की किताब से ले लो, अगर आता है इतना तो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी की किताबें जरूर आपको पता होनी चाहिए। और बहुत मतलब कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान या कुछ ऐसे संस्थान आपको मना करते हैं कि ये एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, हम दे देंगे इसको, तो वो आपको गुमराह करते हैं, वो आपको गुमराह करते हैं। एनसीईआरटी की किताबें रिसर्च बुक है, ये हूबहू लाइनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के आधार पे आप देखेंगे कि जो भी एग्जाम्पलर्स होते हैं या जो कॉन्वेंट स्कूल के किताबों में, कॉन्वेंट स्कूल में जो किताबें चलती है इसी के आधार पे चलती है। और यूपीएससी 50 से लेकर 70% तक इसी के आधार पे खेलती है, लेकिन आपको समझ बनानी होगी। जैसे 6th क्लास की एनसीईआरटी क्या आप लाए हैं? नहीं लाए हैं? लाए हो? नहीं। तो उसमें अगर आप पहला चैप्टर देखोगे, मैं आपको अभी दिखा देता हूं 6th क्लास की एनसीईआरटी से कैसे जो है कि क्वेश्चन जो है कि बनता है। 7th क्लास की एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन बनता है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको 1 मिनट दिखा दूंगा।
ये देखो 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। इसमें अगर पहला चैप्टर आप खोलोगे, पहला चैप्टर अगर आप खोलोगे तो पहले चैप्टर का नाम ही है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। देखो जो सवाल पूछना जानता है वो चीजों को अच्छे से समझेगा, उसका दिमाग खुलता है, और जो सवाल ही नहीं पूछना जानता है उसका दिमाग नहीं खुल सकता। और यूपीएससी पूरी तरह से इसका गेम है कि भाई आप राजा बनने जा रहे हो ना, एक जिले के मजिस्ट्रेट बनने जा रहे हो, और राजा जब तक अच्छा सोचेगा नहीं तो अच्छा करेगा कैसे? हर समस्याओं को वो बारीकी से जब तक समझेगा नहीं तब तक वो करेगा। बारीकी से समझना होगा समस्याओं को, और एक आईएएस को यही चीज आपको ट्रेनिंग में भी सिखाई जाती है। और ट्रेनिंग से पहले जब आप तैयारी करते हो तो आपका जो एग्जाम ये होता है इसमें आपकी झलक जाती है कि आप प्रशासक बनने योग्य हो कि नहीं हो। आप प्रशासक बनने योग्य हो तभी आपको लिया भी जाता है। इसीलिए आप देखते हो यूपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट आता है विद इंटरव्यू, क्योंकि प्री का मार्क्स उसमें जुड़ता नहीं है, मेंस में का मार्क्स है और जो इंटरव्यू का मार्क्स है वही जुड़ता है। फाइनल रिजल्ट आता है, आप देखेंगे यूपीएससी इतना टफ जो है एग्जाम बनाती है कि 50% जो है लोग नहीं ला पाते। फाइनल रिजल्ट की बात, 40-45% पे सिलेक्शन हो जाता है। सिलेबस बहुत जो है यूपीएससी के बारे में कहा जाता है कि पढ़ना इसमें सब कुछ है, और पढ़ने से ज्यादा समझना सब कुछ है। आपको पूरा इतिहास पढ़ना है, आपको पूरा ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको पूरा इकोनॉमी पढ़ना है, आपको पूरा जो है साइंस पढ़ना है, आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ना है, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, आपको नैतिकता पढ़नी है, आपको सोसाइटी पढ़नी है, आपको कल्चर पढ़ना है, सब कुछ आपको पढ़ना है। और एक जो है राजा होना है, एक राजा सब चीज के विषय में अगर नहीं जान रहा है तो कैसे अच्छा शासन करेगा? तो यूपीएससी का जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि आपके अंदर वैसी क्वालिटी आए। अब जितने भी सब्जेक्ट आप देख रहे हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, कल्चर हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, इथिक्स हो, सोसाइटी हो, डिफेंस हो, ये सब चीजें एक दूसरे के ऊपर जुड़ी रहती है। जैसे हिस्ट्री को अगर आपको समझना है तो आपको ज्योग्राफी की चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि जैसी वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन होगी वैसी ही वहां की क्या होगी, इकोनॉमी होगी। जैसी वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन है वैसी ही क्या होगी, इकोनॉमी होगी। और जैसी इकोनॉमी होगी वैसी ही वहां की क्या होगी, राजनीति होगी। अभी बता रहा हूं कैसे। जैसे आप भारत को देखते हो, भारत नदियों का देश कहा जाता है। किसका देश कहा जाता है, नदियों का। नदियां हैं यहाँ पे, और अक्सर नदियां यहाँ पे क्या है, दो आप बनाती है, दो आप। ये दो आप क्या है, दो नदियों के बीच की जो जमीन होती है उसको दो आप कहते हैं। हरा भरा क्षेत्र है। तो भारत में अगर आप देखोगे तो जगह जगह दो आप बनता हुआ नजर आएगा आपको। गंगा यमुना दो आप, सिंधु सतलज दो आप, गंगा ब्रह्मपुत्रा दो आप, नीचे नर्मदा ताप्ती का जो हिस्सा है, आगे आप जाओगे नर्मदा तुंगभद्रा, सारी नदियां आपको जो है कि दिखाई देंगी। दोआब बनता है। जब ये दोआब है तो यहाँ पानी होगा, पानी होगा, पानी होगा तो कृषि होगी, और अर्थव्यवस्था यहाँ पे कैसी होगी, कृषि प्रधान होगी कि नहीं, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होगी। और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होगी तो लोग यहाँ पे क्या होंगे, स्टेबल होंगे, अस्थाई जीवन होगा, परमानेंट बस्तियां होंगी। और वहीं पे आप अफगानिस्तान में चले जाओ,
या भारत के रेगिस्तानी वाले हिस्से में देखो, तो रेगिस्तानी वाले हिस्से में पानी की कमी है, तो वहां पे घर कैसा बन रहा है, छोटे छोटे बन रहे हैं। पानी के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ रहा है। वहां की व्यवस्था, पशुचारण अर्थव्यवस्था, आप वहां पर देखते हैं भेड़ पाला जाता है, बकरी पाली जाती है, गाय पाले जाते हैं, ऊंट पाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अस्थायित्व नहीं है लाइफ में। अफगानिस्तान में आप चले जाओ, वहां की राजनीति, वहां की अर्थव्यवस्था पे डिपेंड करती है, क्योंकि कैसी अर्थव्यवस्था है वहां पे, कबीलाई समाज है, और कबीलाई समाज है तो अस्थायित्व तो नहीं है। जब अस्थायित्व तो नहीं होगा तो अस्थायी प्रशासन नहीं होगा, अस्थायी राजा नहीं होगा। इसीलिए देखते हैं अफगानिस्तान में हमेशा डिस्टर्बेंस बना रहता है, वहां पे चीजें हमेशा क्या होगा। अब आप सिंधु घाटी की सभ्यता को देखिए, जब सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी बसी तो क्या हमारे पास वो चीजें नहीं थी? सब चीजें थी, क्योंकि पानी था वहां पे। पानी है तो अस्थायी जीवन है, अस्थायी जीवन है तो वहां पे अच्छे अच्छे घर बनाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं, वहां पे सड़कें बनाई जा रही है, रहने की व्यवस्था अच्छे से बनाई जा रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता बताया था मैंने आपको। इसी तरह से आप देखेंगे वैदिक काल में आओगे तो वैदिक काल में को हम जो है दो भागों में बांट के देखेंगे। ये देखो, ये आपका ये वाला जो हिस्सा, यहां पे शुरू में आर्य आके बसे। कौन आके बसा? आर्य। और वैदिक काल हमारा आर्यों का काल ही तो है। आर्य देखो 1850 से पहले आर्य शब्द किसने दिया है? 1850 के बाद मैक्स मूलर ने, भारत को बांटने के। बताएंगे इसको अच्छे से। अब जो वैदिक काल है इसको हम दो भागों में बांट के देखते हैं, एक ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ये जो ऋग वैदिक काल है इसका टाइम पीरियड अगर आप देखोगे 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी। यहाँ पे अभी लोहे की खोज नहीं हुई है, और जब लोहा नहीं होगा तो आप जमीन चीर के वहां पे खेती नहीं कर सकते, और जब लोहा नहीं है जमीन पे आप जो है कि खेती नहीं अच्छे से कर सकते। खेती का ज्ञान है लेकिन खेती नहीं कर सकते हो, तो जब आप खेती नहीं कर सकते हो तो जीवन कैसा होगा? पशुचारण अर्थव्यवस्था होगी, भरण पोषण की अर्थव्यवस्था होगी, यानी आप भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहो जाओगे। और उस समय जो अर्थव्यवस्था थी गायों के ऊपर डिपेंड थी, पशुओं के ऊपर डिपेंड थी, इसीलिए गाय से जुड़े हुए बहुत से शब्द आए हैं। गविष्ठी, दोहित्री इत्यादि कई शब्द आए हैं गाय से, ठीक है, जुड़े हुए। और वहीं पे उत्तर वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड है 1000 बीसी से 600 बीसी। ये जो उत्तर वैदिक काल है यहां तक आते आते खेती की शुरुआत हो चुकी है अस्थायी रूप से, लोहे की खोज हो चुकी है, और जब लोहे की खोज होगी तो लोग खेती करेंगे, और खेती करके वहां पे अस्थायी जीवन बसाएंगे। अब जब अस्थायी जीवन आएगा तो टैक्स लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? टैक्स। यहाँ पे राजा जो नहीं है, राजा नहीं है, राजन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और राजन जो है आम लोगों के बीच जन्म से ही किसी को जो है राजा बना दिया, वही मुखिया हो। यहाँ ग्राम का मतलब है कबीला, ग्राम का मतलब गांव नहीं, क्योंकि अस्थायी जीवन नहीं है, कबीला। और दो कबीले जब आपस में लड़ रहे हैं तो उसी को संग्राम कहते हैं। अब देखो आज शुरू में यहाँ पे आके बसे,
जब यहाँ पे वो आके बसे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चूंकि अभी लोहे की खोज नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे अभी खेती, जब लोहे की खोज होगी धीरे धीरे लोग आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 1000 ईस्वी सॉरी 1000 बीसी से लोग आगे बढ़ना शुरू होते हैं और धीरे 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 600 बीसी के आसपास गंगा यमुना में के मैदानों में यहाँ पे ये क्या करते हैं, द्वितीय नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन की शुरुआत बताया था मैंने। ये सब कहाँ दिया हुआ है, आपके छठी क्लास की किताब में बताया था। 4700 साल पहले पहला नगरीकरण कहाँ पे हुआ था, सिंधु घाटी की सभ्यता में। और द्वितीय नगरीकरण कहाँ हुआ, गंगा यमुना, मैंने आपको बताया था 2500 बीसी के आसपास। अब कैसे मनुष्य का विकास होता है, कैसे वो खेती करना शुरू करता है, कैसे वो आगे बढ़ता है, कैसे वो जो है कि आगे की चीजें डेवलप होती, सब कुछ आपकी एनसीईआरटी की किताबों में दे रखा है। और टीचर हमें क्या कहता है, कहता ना एनसीईआरटी की किताब मत पढ़ो। तब भैया क्या पढ़े, कहता है हमारा नोट्स पढ़ो। क्यों पढ़े, क्योंकि आपने हमें 2 लाख रुपए फीस दिया है। मैं आपसे 2 लाख रुपए फीस नहीं ले रहा, मैं सुपर 15 बैच के तहत मात्र 15 बच्चों को पढ़ाऊंगा पूरे साल भर में, एक बैच में आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाऊंगा, आपको जो है सरकारी टेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे, आपको योजना पढ़ाएंगे, आपको पूरी कुरुक्षेत्र पढ़ाएंगे, आपको इको सर्वे पढ़ाया जाएगा, आपको पूरी इंडिया पढ़ाया जाएगा, आपको पीआईबी की रिपोर्ट पढ़ाई जाएगी, आपको सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट पढ़ाई जाएगी। और वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और आप जिस दिन प्री दोगे तो प्री में आपका 80 से 90 क्वेश्चन आपकी कॉपी से और आपकी उससे आए। क्यों, क्योंकि आप जो है उस टाइप की किताबें पढ़ रहे। लोग कहते हैं ना यूपीएससी का ट्रेंड क्या है हमें पता नहीं, मैं कहता हूं मुझे पता है यूपीएससी का ट्रेंड, डायरेक्ट दावा करता हूं यूपीएससी का ट्रेंड मुझे पता है। क्योंकि यूपीएससी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेगी, एनसीईआरटी के साथ साथ वो जो है योजना से क्वेश्चन पूछेगी, वो कुरुक्षेत्र से पूछती है क्वेश्चन, वो इको सर्वे से पूछती है, वो द हिंदू से पूछती है, वो आपके नोट्स से नहीं पूछती है, क्योंकि आपका नोट्स तो जो है सड़ा गला है। मैं सारी कोचिंगों के नोट्स को सड़ा गला बता रहा हूं और सीधे सीधे मैं जो है कि ये बेसिक किताबें बता रहा हूं जिसको आपको पढ़ना है, आपको अपनी समझ डेवलप करनी है। कुरुक्षेत्र भी एक मैगजीन होती है सरकार की, वो ग्रामीण विकास पे जो है सरकार उस पे जो है रिसर्च करके लिखती है। वो भी हम लोग की समझ में अभी जो है धीरे धीरे समझ आएगी, सब चीज धीरे धीरे समझ आएगा। सुपर 15 में जितने बच्चे रहेंगे 15 बच्चों में से मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं रही तो सुपर 15 में से सारे बच्चे लगभग सेलेक्ट हो। अगर आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है तो हो सकता है भाई दिक्कत हो, नहीं तो जिस जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे करते जाओ, 15 में से 15 बच्चों का सिलेक्शन लिखवाऊंगा आपसे डेली 40 पेज, ये आपकी मजबूरी है 40 पेज मेरे साथ लिखना, 200 पेज पढ़वाऊंगा और फिर देखो 12 महीने में यूपीएससी कैसे आपसे क्रैक करवाता हूं। 40 पेज लिखवाऊंगा, क्योंकि लिखने से आपके दिमाग खुलता है। आपको मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपको नौकरी पाना, नौकरी तो आपके आगे पीछे घूमेगी, आपका ज्ञान, आपका दिमाग खुलेगा। और शिक्षक का काम होता है मार्गदर्शन करना।